हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम पहली बार आपके लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव, वो भी फिजिक्स क्लास का, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें और कितना आप सही मारते हैं ये आप हमसे जुड़ करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार देखिए और हर क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि उसके बाद लास्ट में आपका 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है कैलकुलेट कीजिए बच्चों कि आपका फिजिक्स का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर इस चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपके पास जब हम ऑब्जेक्टिव या कोई वीडियो डालें एकदम फटाक सा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस चैनल के बारे में पढ़ सकते हैं। ये चैनल जो हमारा है आपका बीएससी का प्रिपरेशन करवाएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी जो कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन का तैयारी करेगा। अभी आप 10th या 12th में हैं, अगर कोई आपके छोटे भाई हैं या बहन हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। यहाँ सारे सब्जेक्ट का सब कुछ का तैयारी कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप हमसे जुड़िए और आप जो है इस अनुभव का फायदा उठाइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास का हम पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप जानते होंगे कि लेजर क्या होता है, लेजर बीम पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरह लेजर बीम की जो क्रिया होती है उसके लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन, उच्च ताप, निम्न ताप या अर्धचालक। ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, आपका सेमीकंडक्टर या फिर नंबर जो है उसका क्या ना परिवर्तन। आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। जिनका जिनका ए ऑप्शन आप कमेंट किए हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल ही राइट जवाब है इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, ए जो है आपका जो है संख्या परिवर्तन, वो जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट हमसे जुड़िए और फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों अवरक्त भाग के बारे में। ठीक है, अवरक्त भाग के बारे में आप जानते होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा। अवरक्त भाग के बारे में नहीं पता है तो आप जो है फिर से एक बार अपने चैप्टर को एक बार खोल करके देखें, आपको अवरक्त जो है पता लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, आप जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, ठीक है आप जानते ही होंगे, यहाँ पे एक नली लगा हुआ रहता है इस टाइप से, है ना, इसी से आपका जो है इसमें टकरा करके आपका जो है जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है, तो इसका सही आंसर है हम्फ्री श्रेणी। आपको पता होगा कि जब हम हम्फ्री श्रेणी जो है इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, दो का जो है पहला ऑप्शन सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बीटा किरणें, ठीक है बीटा किरणें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बीटा किरणें कर लीजिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बीटा किरण, बीटा कर लीजिएगा इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बीटा किरण जो है विक्षेपित होती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में
या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विस्थापित होती है मेरे प्यारे बच्चों, विक्षेपित होती है। तो आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा 3 रे होता है, ठीक है। और ये तीनों रे जो है वो किससे निकलता है, आपका जो आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा जो निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो रहता है 92, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि संक्रमण यानी संक्रमण धातु होता है एक तरह का, आपको यूरेनियम जो होता है उस तरह का होता है, ठीक है। आपको यानी 90 से 92 के बाद जितने भी परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो सारे में अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स उसमें से निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिव, ठीक है बच्चों। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, तो आपको बताना है 3 का बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में, जिनका जिनका डी ऑप्शन सही है, जिनका जिनका डी आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का, जो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बनाए थे आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार एक जो है प्रिज्म रहता है, यहाँ पर एक जो है ट्यूब रखा हुआ रहता है, ठीक है। इससे श्वेत प्रकाश की किरणें टकराती हैं, टकराने के बाद विक्षेपित होकर के यहाँ से जो है, यहाँ से सब फिर प्रिज्म में टकरा करके प्रिज्म से फिर जो है परावर्तित हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। देख लीजिए ये आपका जो है एक श्रेणी मिलता है, इसी श्रेणी में आपका बामर होता है, लाइमर होता है, ठीक है बच्चों। बाइमर होता है, लाइवर होता है, लाइमन होता है, ब्रैकेट होता है, फुंड होता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, आप लोग का कमेंट देख करके हमें बहुत सुकून मिलता है। चलिए जिनका जिनका ए ऑप्शन है उनका उनका बिल्कुल सही जवाब है, बामर इज द राइट आंसर, ठीक है। बामर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देर ना करते हुए फटाफट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। कह रहा है जब हीलियम का एक परमाणु, आपको पता होगा हीलियम मेरे प्यारे बच्चों अक्रिय गैस है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है हीलियम, ठीक है, इनर्ट गैस है और इसका जो बाहरी कक्षा होता है पूर्णतः भरा होता है, इसी कारण से इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है किसमें, आपको मालूम होगा, बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, किसमें बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा कण में, ठीक है। किसमें बदल जाता है, अल्फा कण इज द राइट आंसर। जब हीलियम एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बच्चों, तो वो अल्फा कण में बदल जाएगा। यानी आपको अगर कहेगा हीलियम -2 तो इक्वल टू हो जाएगा अल्फा रे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 6ठा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कोणीय संवेग क्या होगा, न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। संवेग बराबर फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर mv, ठीक है बच्चों। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv, जहां m हो गया मास और v हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में निकालने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, h/2 पाई इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा में, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा बोर कक्षा पूछ रहा है, दूसरा नहीं पूछ रहा है कि कक्षा की त्रिज्या क्या होगा। आपको पता होगा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, कहीं कहीं मीटर में पूछ देता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर, याद रखिएगा। चलिए 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रिडबर्ग स्थिरांक, ठीक है। रिडबर्ग स्थिरांक जो है आर कहा जाता है, आर से नोट किया जाता है। रिडबर्ग स्थिरांक का वैल्यू पूछ रहा है, वो भी कितना का,
तो 300 रीडवर्ग नियतांक का मान पूछ रहा है। एक रीडवर्ग नियतांक इंटू कर देंगे 300, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर प्रति मीटर, या मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। एकदम टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको टीटीआई कर लीजिए, टीटीआई एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब बढ़ाया जाता है, दाब कम किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है या ताप कम किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है। बिल्कुल राइट जवाब। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। और हाँ, इस सेशन को जो लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, आप देख सकते हैं हम रोज आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब का सब ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम इस तरह से आपका हेल्प ही करेंगे, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यह क्या होगा, गैस चालकता तब प्रदर्शित की जाती है जब, बहुत अच्छा, जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, दाब कम किया जाता है तब चालकता प्रदर्शित करती है, यानी बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैथोड और एनोड आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बैटरी जो होता है उसका 2 ध्रुव होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कह रहा है कैथोड किरणें जो है विद्युतीय चुंबकीय किरणें होते हैं, धन आविष्ट कण होते हैं, अनाविष्ट मतलब होता है मेरे बच्चों ना तो प्लस ना तो माइनस, दोनों में से कोई नहीं रहता है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं रहता, उसी को अनाविष्ट कण कहते हैं। ऋण अनाविष्ट जो हो जाएगा, आविष्ट हो जाएगा माइनस, और धन आविष्ट हो जाएगा प्लस। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैथोड किरणें क्या होते हैं, तो ऋण आवेशित होते हैं। एनोड क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। ये भी आप लिख लीजिए एनोड, ठीक है बच्चों। एनोड क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए और फटाक सा कमेंट कीजिए। कैथोड किरणें के गुण निकटतम होते हैं, किस किरण के गुण के जैसा होता है कैथोड किरण का गुण। अभी हम बताएं आपको, कैथोड किरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जरा देख लीजिए एक बार बच्चों। कैथोड किरण क्या होते हैं, एक बार हम देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ऋण आवेशित होता है कैथोड किरण, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि कैथोड किरणें के गुण निकटतम क्या होते हैं, तो अल्फा कैसा होता है बच्चों, आपको पता होगा। अल्फा जो है, बीटा क्या होता है, बीटा होता है माइनस, ठीक है, यानी ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाता है, बीटा किरण जो होता है ऋणात्मक, धनायन नहीं ऋणायन होता है, ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कैथोड किरण का गुण किसके निकटतम होता है, तो बीटा किरण के गुण के जैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, हम आपका वेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है किसका, रेखीय स्पेक्ट्रम का, संतत स्पेक्ट्रम का, अवरक्त स्पेक्ट्रम का, या इनमें से सभी। तो 12 का जो है बिल्कुल सही कमेंट, जिनका जिनका ए कमेंट आया है बिल्कुल राइट है, और उनका जो है प्रिपरेशन भी तगड़ा चल रहा है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए 50, इस तरह से हम 50-50 का सेट लाएंगे, ठीक है। आप जो है अपना तैयारी को परखिए, ठीक है बच्चों, अपने तैयारी को परखिए एकदम तगड़े तरीके से, तभी आपका जो है जो मिशन आप 450 रखे हैं वो सफल हो पाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम अपने तैयारी को परखिए, 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। अगर 40 से 45 के बीच आप सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 450 नंबर एकदम कंफर्म है। यानी 50 में 50 सही कर रहे हैं तो 500, 45 सही कर रहे हैं 450, अगर 40 सही कर रहे हैं तो 400, यानी जितना सही आप कर रहे हैं उतना मार्क्स आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जो है अच्छे से कीजिए आप, ठीक है, अच्छे से कीजिए तभी कोई उपाय है, ठीक है बच्चों।
अच्छे से कीजिए तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है आपका। ठीक है, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान सब जानते हैं 1.6। बहुत सबका सही है, सबका सही है, लगभग लगभग क्या 100% सबका सही है। 1.6 इंटू 10 इंटू द पावर -19 कूलम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 13 का जो है अधिकतर का सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या। ठीक है बच्चों, थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का हम क्या निकालते हैं, संवेग निकालते हैं, आवेश निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। क्या है थॉमसन विधि, तो आपको पता होगा कि थॉमसन विधि से ही इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान निकाला गया है। ई जो है आपका इससे निकाला गया है। तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, दोनों का अनुपात होता है थॉमसन विधि द्वारा। आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात जो है ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, थॉमसन विधि के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग का बहुत इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम TTI कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है विभवांतर, धारा आप जानते हैं एम्पेयर से मापा जाता है, ऊर्जा आप जानते हैं किससे मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे बड़ी इकाई है ऊर्जा को मापने की, यानी ऊर्जा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आवेश को कूलम से, आपको कहा जाता है विभवांतर को V से, धारा को एम्पेयर से। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर रहिए, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, एकदम TTI और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, एकदम क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हम सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, हम आपको क्षमा नहीं करने जा रहे हैं अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो। एकदम फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल 100% का राइट आ रहा है। परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और नाभिक जो रहता है, देखिए बच्चों ये है आपका एटम, इसका जो है ये हो गया आपका ऑर्बिट, ये हो गया नाभिक। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बारीक कक्षा में आपका क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। इस तरह से आपका चक्कर काटते रहता है, यहाँ पे इस तरह से चक्कर चारों तरफ काटते रहता है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा तो नाभिक के बाहर चारों चक्कर काटेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछेगा तो नाभिक से बना होता है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है। रेडियो तरंग पर किस सूचना के अध्रुवपन की प्रक्रिया का नाम है, यानी कि कहने का इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि जो वाहक तरंग है, सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, प्रेषण कहलाता है या ग्रहण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छप सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका है, बी इज द राइट आंसर। जिनका जिनका बी है बिल्कुल सही जवाब है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, रेडियो तरंग पर अध्यारोपण किसी सूचना का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल सिग्नल, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, तीसरा है एनालॉग सिग्नल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी जो हम रेडियो सुनते हैं बच्चों और टेलीविजन जो देखते हैं, उसमें सूचना जो होता है संकेत के रूप में होता है। ठीक है, अगर संकेत के रूप में होता है तो वह क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। और जो मोबाइल में आता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, और जो रेडियो और टेलीविजन में आता है वो एनालॉग सिग्नल आता है। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन संचारण में आमतौर पर
जो आवृत्ति प्रास होता है यानी हर्ट्ज में होता है, आवृत्ति का प्रास आप जानते होंगे हर्ट्ज में होता है, आप उसको किलो हर्ट्ज में भी बदल सकते हैं, मेगा हर्ट्ज में भी बदल सकते हैं, गीगा हर्ट्ज में भी बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो आपका जो मन करे आप उसका जो है उसमें बदल सकते हैं यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेगा हर्ट्ज याद रखिएगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। टॉप 20 खत्म हो चुका है, टॉप 20 खत्म हो चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, टॉप 20 खत्म हो चुका है। आप देखिएगा आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, एक और थीटा के बीच होता है। ठीक है बच्चों, एक और थीटा के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, 0.5 से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए हम वेट कर रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, एकदम तगड़ा तैयारी है आप लोग का फिजिक्स में, आप लोग का फिजिक्स एकदम गर्दा है। चलिए 20 का जो है बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। 0 और 1 के बीच जो है क्या होता है, मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेषण, दूसरा है मॉड्यूलन, तीसरा है बी मॉड्यूलन, चौथा है ग्रहण। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मॉड्यूलन। ठीक है, 21 का आंसर जो है बिल्कुल राइट होगा और वो हो जाएगा मॉड्यूलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो मॉड्यूलन है उसका विपरीत प्रक्रिया को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बी मॉड्यूलन, प्रेषण, रिमोट सेंसिंग, फैक्स। तो ऐसा ही क्लियर पता लग रहा है कि मॉड्यूलन है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी मॉड्यूलन। एकदम 100% सबका कमेंट सही आया इस क्वेश्चन में। हमें लग रहा है कि अब जो है आप लोग एकदम रेडी हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लोग का प्रिपरेशन करना चाहिए। आपका लक्ष्य है 450 मार्क्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों स्क्रीन पे, आप देखिए और फटाफट एकदम जो है टीटीआई क्वेश्चन है, इसको टीटीआई कर लीजिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीटीआई आप इसको टीटीआई कर लीजिए और इसका बताइए। प्रकाशीय प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी 24 का जो है सी आंसर बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कह रहा है मेगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग किसमें होता है। यानी मेगा हर्ट्ज, एक हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब किलो हर्ट्ज से हो जाता है अधिक मेगा हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है किसमें, आयन मंडल में, उपग्रह में या भूतरंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों किसमें इस्तेमाल होगा, तो उपग्रह में होगा। और उपग्रह हमारा कितना हजार किलोमीटर ऊपर आता है, तो लगभग में 36,000 किलोमीटर जो है ऊपर जो है उपग्रह जो है इसको प्रतिक्षेपित कर दिया जाता है। चलिए क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। 26वां नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई कितना होता है। 5.2 मेगाहर्ट्ज, 52 हर्ट्ज, 4.2 मेगाहर्ट्ज या फिर 42 हर्ट्ज। देखिए बच्चों ये हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, आप हर्ट्ज कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, 26 का जो है बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा 4.2 मेगा हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 4.2 मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज है ये, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 27वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम टीटीआई कर लीजिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का, अवरक्त किरणों का या पाराबैंगनी किरणों का।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट देख पा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है अवरक्त किरणों का बादलों द्वारा जो है परावर्तन होता है, अवरक्त किरणों का, जिससे बादल वाली रात जो है गर्म रहता है। आप पढ़े होंगे कि जो है साफ मौसम वाला जो रात होता है वो सर्द होता है, मगर बादलों वाली रात जो होती है गर्म होती है। इसका क्या कारण है? तो अवरक्त किरण का जो है ये फिर से परावर्तन कर देता है, इसे वापस लौटने नहीं देता, इसलिए गर्म जो है वो साफ मौसम जो है गर्म उससे अधिक गर्म रहता है उस टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, स्क्रीन पे आपका आ चुका है, इसे भी हम टीटीआई करेंगे आज एकदम। लघु तरंगों की परास यानी रेंज क्या है? परास को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है लघु तरंगों का रेंज क्या है? 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक, 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक, या 300 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लघु तरंगों का जो परास होता है वो क्या होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों, ये यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। लघु तरंगों का परास जो हो जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, ये नहीं होगा, ये आपका गलत है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लघु तरंग पूछ रहा है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, इसको आप देख भी लेंगे एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तनुकरण। ठीक है, तनुकरण का मापन किससे किया जाता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। ऐसे तो हम अधिकतर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, मगर उसमें से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो तनुकरण का मापन है किससे किया जाता है? डेसिबल से, ओम से, साइमन से, या म्यू से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डेसिबल से। आपको डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, तनुकरण, तनुकरण किससे मापा जाता है? डेसिबल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? टीटीआई है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद नहीं है तो। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 प्रकार के होते हैं मॉड्यूलन। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर 31वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई करते हैं। ठीक है बच्चों, टीटीआई, आपका कमेंट एकदम 100% सही आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, हम जैसा कि देख पा रहे हैं आपका कमेंट लगभग लगभग का सही है। इसका जो संचार उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे का होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है वैसे वैसे आप जो है संचार उपग्रह घूमता है, इसी कारण हमें नेटवर्क अच्छे से प्राप्त हो पाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल संकेत में संभव है? क्या संभव है बच्चे, ये आपको बताना है। डिजिटल संकेत में पहला ऑप्शन है 0 से 1, ठीक है बच्चों, दूसरा है सभी मान, तीसरा है 0 तथा 1 के बीच का सभी मान, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको फटाक सा 32 का आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 32 का बिल्कुल सही जवाब है आपका, 32 का बिल्कुल सही जवाब आपके सामने आ गया है मेरे बच्चों। ए इज द राइट आंसर, 0 तथा 1। ठीक है, 0 तथा 1 इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन का। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? इसे हम टीटीआई कर लेंगे। टीटीआई, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है? हमेशा 0, हमेशा 0, 1 तथा इंफिनिटी के बीच, 0 तथा 1 के बीच, या हमेशा इंफिनिटी। ठीक है, या हमेशा इंफिनिटी।
ठीक है बच्चों, चलिए फटाक से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, हम कमेंट बॉक्स ही पढ़ रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ए 0 तथा 1 के बीच। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, एकदम छूटना नहीं चाहिए। टीटीआई, टीटीआई आपके सामने है। कह रहा है रेडियो तरंग का वेग क्या होता है, 100 मीटर प्रति सेकेंड या 3 इंटू 10 इंटू दी पावर 8 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये 108 नहीं पढ़ लीजिएगा, ये 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू रेडियो तरंग का मान जो है प्रकाश के तरंग के वेग के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन, विरूपण विहीन मॉडुलित का सर्वाधिक प्रतिशत है कितना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होगा विरूपण विहीन मॉडुलित सर्वाधिक प्रतिशत है 100%, एकदम पूरे का पूरे है, यानी 35 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 36वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देखिएगा इसका सही आंसर दीजिएगा। कह रहा है दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति मॉडलित, दूसरा है आयाम मॉडलित, तीसरा है पल्स मॉडलित, चौथा है कला मॉडलित। 36 का आपको सही आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों। 36 का सही आंसर हो जाएगा आयाम मॉडुलित। आयाम मॉडुलित इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 36 का जो है बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 37वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, बस 13 क्वेश्चन और है। आयन मंडल में उपस्थित आयन केवल क्या है। आप देखिए अब लास्ट का 10 क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट। हम इसलिए लास्ट, आप तो जानते ही हैं कि हम लास्ट में 10 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जो है 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करते करते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। आजकल के बच्चे बहुत बहुत सुकुमार हो गए, कोमल हो गए हैं, एकदम फूल की तरह, वो नहीं रुक पाएंगे। इसलिए हम लास्ट में ही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये आपको पता होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन है, आयन मंडल में उपस्थित आयन केवल धन आयन है, मुक्त पॉजिट्रॉन है, ऋण आयन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है आयन मंडल में उपस्थित आयन केवल जो है धन आयन है, यानी केवल जो आयन मंडल है आयनोस्फेयर है उसमें पॉजिटिव आयन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, पॉजिटिव आयन है, कहां, आयनोस्फेयर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, टीटीआई कर लीजिए इसको। माइक्रो तरंग की आवृत्ति कितनी होती, किससे अधिक होती है या किससे कम होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति फटाफट कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट, एकदम देर नहीं करेंगे, एकदम फटाफट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एकदम हमारा आज जो है हमारे चैनल पे 100 वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 40 दिन में हमारा 100 वीडियो कंप्लीट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 40 दिन में। ठीक है, सोच लीजिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 40 दिन में हम 100 वीडियो आपका कंप्लीट कर चुके हैं हमारे चैनल में। हमारे चैनल पर 100 वीडियो आज जो है एकदम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम थोड़ा सा ज्यादा खुश हैं आप लोग के लिए और हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लगातार मेहनत करते रहिए, एकदम एग्जाम को धुआं उड़ा दीजिए, एग्जाम को एग्जाम नहीं समझिए। आप इतना हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, अगर कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं होगा, ये हम आपको जो है विश्वास दिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मगर आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना होगा। सिर्फ आप देख रहे हैं और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं आप जाकर के फिर बाद में आइएगा बोले सर एक भी नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है बच्चों, कहां से पूछेगा, यही सब तो सारा क्वेश्चन रहेगा, मगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बिल्कुल सही कमेंट आया है, जिनका जिनका ए ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है, रेडियो आवृत्ति से अधिक होता है। ठीक है,
रेडियो आवृत्ति से अधिक होता है माइक्रो तरंग की आवृत्ति। ठीक है बच्चों, चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 39वां नंबर, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीटीआई कर दे रहे हैं। भूतरंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के किसी भी दिशा में या 60 डिग्री कोण पर, या लंबवत या समांतर। आप जानते हैं लंबवत कब होता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो आपको पता होगा। समांतर हो जाता है कब, जब कोई भी एंगल नहीं बनता है तो समांतर हो जाता है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो भूतरंग को ध्रुवन किससे होगा, आप परपेंडिकुलर करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण लीजिएगा तो आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि कैसा होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लंबवत होता है। भूतरंगों का ध्रुवन जो है लंबवत होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अब टॉप 10 लास्ट का शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 10 लास्ट वाला जो है शुरू होगा। 40 एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, फैक्स, टेलीग्राफी, रडार या टेलेक्स। कौन सा जो है एनालॉग संचार का तंत्र का उदाहरण नहीं है, वो जो है आपका क्या है, एनालॉग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल है। तो ये डिजिटल कौन है, फैक्स। नहीं देखते हैं, फैक्स करते हैं आप, ये डिजिटल में आ जाता है, बाकी सारा जो है एनालॉग में आता है, रडार भी, टेलीग्राफी भी और टेलेक्स भी। ठीक है बच्चों, क्लियर। 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पे। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी को परत को क्या कहते हैं, एफ परत, ई परत, ए परत, बी परत। चलिए बताइए फटाक से जवाब दीजिए मेरे बच्चों। बिल्कुल सही कमेंट में आ रहा है, जिनका जिनका ए आया है बिल्कुल राइट है। एफ परत, कौन सा परत कहा जाता है, एफ परत कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भूस्थिति, अभी बताया हम इससे कुछ देर पहले, देखिए एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों, फंसिएगा नहीं। ठीक है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है, तो देख लीजिए 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 36,000 किलोमीटर, मगर देख लीजिए यहाँ लगभग में दिया हुआ है 35,930 किलोमीटर। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी नहीं मारिएगा, हाँ अगर रहता 32, 31 तब हम मार सकते थे, लगभग में देखिए है ना बच्चों, 36 नहीं पूछ जाएगा, 35 अगर रहता 5 से कम तब भलो 35 होता, मगर 930 है, यानी कि लगभग में 36,000 है, इसलिए बी आप मारिएगा, फंसिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। पहले ही बोले हैं कि लास्ट का टॉप 10 जो रहेगा एकदम तगड़ा रहेगा, जो भी मिस करेंगे वो बार बार पछताएंगे कि हम बेकार मिस कर दिए वो 10 क्वेश्चन। चलिए फैक्स का अर्थ, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, फीड ऑटो एक्सेस। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए, लास्ट है, लास्ट 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, 43 का जो बी ऑप्शन बोले हैं आप लोग, बी कमेंट जो कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 44वें नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हम इसको टीटीआई करेंगे, फिर से टीटीआई करेंगे। ठीक है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रॉक्सिमा क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो, ठीक है बच्चों, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है इस चैनल से बहुत बेनिफिट होने वाले, आपको हम बोर्ड टॉपर बनाएंगे। ठीक है, बोर्ड टॉपर बनाएंगे। इस साल तो हम स्टार्ट ही किए हैं, अगले साल तक आप देख लीजिएगा इस चैनल से बहुत ही जो है बच्चे टॉपर होंगे। ऐसे तो हमारे क्लास से टॉप करते ही हैं, अब हमारे चैनल से भी टॉपर बनेंगे पढ़कर। चलिए फोटो सेल आधारित है किस किस प्रभाव पर, यानी किस मेथड पर है, किसके नियम पर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लॉक करिए, कंप्यूटर महोदय हम लॉक कर देंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, प्रकाशीय विद्युत प्रभाव पर। प्रकाशीय विद्युत प्रभाव का नियम जो है किसने दिया था, फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। किसी कण का कह रहा है संवेग दुगना होगा, यानी P बराबर हो गया क्या, दुगना, जो संवेग था पहले वो दुगना कर दे रहे हैं,
तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तरंग लंबाई क्या हो जाएगा? आप फिजिक्स का मैथ पढ़ते हैं, बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? इधर जाकर के क्या हो जाएगा? P बराबर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए स्क्रीन पे आपका, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रोड की ऊर्जा निर्भर करती है, एकदम टीटीआई करिए। 46वां नंबर क्वेश्चन भी एकदम टीटीआई है। कह रहा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या दोनों, बी एवं सी दोनों। 46 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों। दोनों पे निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे। चलिए क्लियर। 47वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और हम चाहेंगे कि सारे के सारे बच्चे इसका सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फोटोन की ऊर्जा E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट फटाफट। बहुत अच्छा आना, कमेंट आना शुरू भी हो गया। बिल्कुल राइट है जवाब है, जिनका जिनका एक कमेंट है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई है और इसका भी जवाब हमको सबसे चाहिए और भी 100% सही चाहिए। बीमा डायमेंशन निकालने बोल रहा है प्लांक नियतांक का। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक नियतांक बिल्कुल सही है, जिनका जिनका एक कमेंट है बिल्कुल सही है। ml²T-2, यानी कि कहने का मतलब है प्लांक नियतांक का बीमा हो जाता है ml²T-1। ठीक है बच्चों, ml²T-1। 48 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, इस साल एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन, टीटीआई। ठीक है, चलिए प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है आपको बताना है। प्लांक नियतांक को ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लांक नियतांक का मान SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मान भी पूछेगा। जूल सेकेंड इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का ए आंसर ही था। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। इस सेशन को आपका सफल बनाने के लिए आपका जो है जुनून बहुत काबिले तारीफ है। ठीक है बच्चों, चलिए प्लांक नियतांक का मान क्या होता है आपको बताना है। प्लांक नियतांक का मान 6.64 इंटू, देखिए बच्चों प्लांक नियतांक का मान होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये होता है प्लांक नियतांक। देख लीजिए बच्चों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। आप प्लांक नियतांक के बारे में 2-3 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं लास्ट में, आप इन तीनों चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। ये आज का सेशन फिजिक्स का था। अब रोज एक सेशन फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का और एक मैथ का, ये चारों सब्जेक्ट का एकदम लगातार आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मिस नहीं करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अभी कुछ दिन में केमिस्ट्री का क्या होता है, जब एक कल आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा, कल तक एकदम कंफर्म हम शाम तक डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज एंजॉय कीजिए आप फिजिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि फिर से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। चलिए बाय, गुड नाइट।